नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये एईडीओ चरण 3 का जीएस का पेपर होगा जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है। 20 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है। 100 सवाल हैं। सवालों का स्तर की अगर हम लोग बात करें 1 और 2 के कंपैरिजन में सवाल जो हैं वो आसान लगेंगे आपको। ठीक है, जैसे पेपर 2 जो था उसके साइंस के सवाल थे, पेपर 1 के जो साइंस के सवाल थे उसके तुलना में पेपर 3 के साइंस के सवाल जो हैं वो थोड़े से मॉडरेट से आसान स्तर के पूछे गए हैं। लेकिन ओवरऑल पेपर कैसा है? ओवरऑल जो पेपर है वो हद से ज़्यादा फैक्चुअल है। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टेटमेंट वाले और कथन कारण वाले सवाल न होने के बावजूद कम है तुलनात्मक रूप से। उसके बावजूद यह पेपर उन दोनों पेपर की तुलना में बहुत आसान के स्तर तक बिल्कुल भी नहीं है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही अलग दिखेगा। जहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 में आपको साइंस के कथन कारण वाले सवाल बहुत बड़े बड़े मिले हैं। ख़ासतौर से पेपर 2 में बायोलॉजी के ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो नीट के स्तर के सवाल थे। वैसा कुछ तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो सवाल पूछे गए हैं वो काफ़ी कठिन स्तर के फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। जो कोर फैक्ट होता है, वन लाइनर फैक्ट होता है, उस तरीके का सवाल पूछा गया है। बाकी इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, सभी सवालों का आंसर निकालेंगे और इसके बाद से अब पेपर का सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण शुरू करेंगे। साइंस में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, 72 के लिए क्या करना चाहिए, करंट में कहाँ से पूछा गया था, क्या करना चाहिए, इसको हम लोग कल से शुरू कर लेंगे। पृथ्वी से बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दरअसल में यह जो शब्द है ये मंगल ग्रह पर पहली बार जीवों के प्रमाण मिलने के बाद से चर्चा में था। नासा ने इसको प्रमाणित किया था कि पहली बार मंगल ग्रह पर, पृथ्वी के बाहर किसी ग्रह पर हमें बायोलॉजिकल फुटप्रिंट मिले हैं, जिसके बाद से यह शब्द चर्चा में था, जिसको कहा जाता है जीनो बायोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी से बाहर के जीवों के अध्ययन को जीनो बायोलॉजी कहा जाता है। नए नामित एग्रियोडेंट्रोसॉरस हेलबाइपेत्रो, ये क्या है? यह जीव है, यह डायनासोर के युग का जीव है, जिसका जीवाश्म कहाँ मिला था? तो डायनासोर परिवार के एक जीवाश्म तो अपने भारत के राजस्थान में भी मिला था, लेकिन वह ये जीव नहीं है। इस जीव का जो जीवाश्म है वो मिला था हमें ब्रिटेन में मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटेन में सितंबर 2025 में हमें यह जीवाश्म मिला था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इट शुड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखा है? इट शुड हैव बीन यू ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय का तो 2 बार पेपर में नाम आएगा। एक और किताब सवाल पूछा गया है, एंड्रिया मारा की यह किताब है, जो आयरिश लेखिका हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मुद्राओं के बारे में सवाल पूछा गया है। मुद्राओं के बारे में एईडीओ पेपर 1 में भी एक सवाल आया था कि किस देश की करेंसी जो है सबसे कमज़ोर है, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है? बिल्कुल है, बहुत ही मजबूत मुद्रा है। दुनिया के सबसे मजबूत मुद्राओं में इसका नाम आता है, तो पहला तो सही होना ही चाहिए। ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है? नहीं, ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग चलता है। तो यह जो होगा, दूसरा जो होगा ये गलत हो जाएगा और सही विकल्प हमें कहा है उसने, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2025 के फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन साकागुची किस देश से संबंधित हैं? तो सिमोन साकागुची जो हैं यह जापान के वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 5वें का सी हो जाएगा। जापान से यह बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 6ठा सवाल है, एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश हुआ था उसके बारे में यह सवाल है। और इसमें बड़ा ही अद्भुत सा सवाल है ये, क्योंकि आंकड़ा जो मरने वालों की मृत्यु का है ना वो गलत दिया हुआ है यहाँ पर। यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। यह हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन पर उतरना था, हिथ्रो नहीं जा रहा था। ये एग्जैक्ट अगर बोलेंगे हम लोग तो हिथ्रो नहीं जाएगा, लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर यह जा रहा था। तो इसका सेकंड भी गलत होना चाहिए, पहला तो सही है, 12 जून को ही था। इसमें 260 यात्रियों की मृत्यु हुई थी, 242 की कंफर्म डेथ हुई थी।
तो इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा। 1 और 4 इसका सही होना चाहिए। या बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जो विमान था वही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। खो खो विश्व कप के बारे में कौन सा कथन सही है बंधुओं, ये पूछा जा रहा है आपसे। खो खो विश्व कप के बारे में, यह मुंबई में आयोजित हुआ नहीं, यह दिल्ली में आयोजित हुआ था, महिला पुरुष दोनों का ही। यह फरवरी 2025 में आयोजित हुआ, बिल्कुल भी नहीं, जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था। जनवरी 2025 का करंट पूछ रहा है आपसे। हमने किया था इसको न्यूज़पेपर में, लेकिन इतना पुराना टॉपिक है कि बच्चों को याद रखने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फरवरी, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मतलब 1 साल से भी पहले का यह करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है। भारत विजेता तथा नेपाल उपविजेता रहे, बिल्कुल सही है, महिला पुरुष दोनों वर्ग में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2024 आईसीसी अवार्ड विजेता के में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्ष का आईसीसी T20 क्रिकेटर नहीं, T20 नहीं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में जसप्रीत बुमराह चुरा गया था। T20 में जसप्रीत बुमराह नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। शायद अर्शदीप सिंह हैं, एक बार देखिएगा मिला करके। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होना चाहिए। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए हुए हैं, कथन और कारण आपको दिया गया है और आपको उसका आंसर निकालने को कहा जा रहा है। देखिए कथन क्या दिया हुआ है। 100 रुपये का सिक्का आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए थे, तो ये तो सही प्रतीत हो रहा है कि हाँ भाई ऐसा किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और सांस्कृतिक मंत्रालय से जब पूछा गया कि आपने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कितने रुपए खर्च किए हैं प्रचार प्रसार में, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, सरकारी मंत्रालय के द्वारा, आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन तक नहीं है, तो उसने कहा कि हमने, संस्कृति मंत्रालय ने 80 लाख रुपए करीब में आरएसएस के प्रचार प्रसार पर 100 वर्ष पूरे होने पर खर्चे किए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किस प्रकार से खर्च किया है, इसका तो जवाब सरकार ने नहीं दिया। भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई, क्योंकि लगाएंगे तो कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है भाइयों बहनों, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या कहीं से भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत से भूमिका से दी जानी थी। मोहसिन नकवी जो है ट्रॉफी लेकर के भाग ही गए थे, अभी तक नहीं मिला हमें वो ट्रॉफी। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, वो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो सारे के सारे ही सही हो जाएगा। इसी कारण से उनको ट्रॉफी देने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारे यहाँ का गृह मंत्री का पुत्र बनता है इन सब का अध्यक्ष, वहाँ के गृह मंत्री खुद ही बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर उनका फाइनेंशियल ईयर चलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि द चोला टाइगर्स, द इल्यूमिनेटेड, द ट्यूबवेल हाउस, मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी कुछ दिन पहले ही आया था। अरुंधति रॉय की यह किताब है। यह हार्ड लेफ्टिस्ट लेखिका मानी जाती हैं। हार्ड लेफ्टिस्ट, ये खुद को बोलती भी हैं। डी का 1 होना चाहिए, तो डी का 1 इन्हीं दोनों में दिया हुआ है और इसका आंसर बी हो जाएगा। द चोला टाइगर्स अश्विन सांघी की किताब है। द इल्यूमिनेटेड जो है यह अनिंदिता घोष का है। द ट्यूबवेल हाउस अभिषेक चौधरी की किताब है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, सबसे पहले तो इस सवाल में टाइपिंग का गलती लग रहा है मुझे, क्योंकि कभी भी इस तरह से नहीं पूछा जाता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ऐसे पूछा जाता है कि 70 या 71 या 72, इस प्रकार से फिल्म पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है। 2025 2024 करके फिल्म पुरस्कारों का ईयर नहीं चलता है कभी भी। ये सवाल में छोटा सा मिस्टेक है, खैर फिर भी निकालेंगे। तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को उनके जीवन का पहली बार पुरस्कार मिला है और महिला में रानी मुखर्जी महोदया को मिला। किसके लिए? तो मिसेज चैटर्जी के लिए उनको मिला है। मिसेज चैटर्जी फिल्म देखा होगा शायद आपने, तो उसके लिए मिला। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रिस्पर तकनीक है जीन एडिटिंग की। रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देशों से हैं? वैज्ञानिकों के नाम नहीं पूछे गए हैं भाइयों बहनों।
वैज्ञानिक किन देशों से हैं ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है सुसुम कितागावा नाम है उनका, सुसुम कितागावा नाम है, तो वो महोदय जापान से हैं, कितागावा जापान से हैं। सेकंड जो है रिचर्ड रूब्समन है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और थर्ड है उमर एम यासी, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। द्रव्यमान m का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है और उसका त्वरण स्थिर है, उसका त्वरण जो है वो स्थिर है। त्वरण क्या है? तो स्थिर है यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है निष्कर्ष आपको निकालना। निष्कर्ष 1, वस्तु की वेग समान रूप से बढ़ती है। क्या बोला? द्रव्यमान m का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, एक m नामक वस्तु है, यह फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल में g क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहता है, g हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वस्तु की वेग समान रूप से बढ़ती है, तो पहला तो सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन सेकंड जो दिया है वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो 16 का आंसर क्या हो जाए? केवल 1 सही हो जाएगा। वस्तु का जो वेग है, वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कथन 2 जो है यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 का केवल 1 सही है। इस प्रकार के सवाल ना CSAT पेपर में पूछे जाते हैं, जहाँ पर एक कथन दे देता है और उसका निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 आपसे पूछेगा कि दोनों में से कौन से निष्कर्ष सही हैं। ये सवाल देखने में जितना हल्का लग रहा है ना गुरु, सॉल्व करने में उतना हल्का नहीं पड़ता है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्चुअल यह सवाल हुआ। आप जो बोल रहे थे ना फैक्ट, केवल फैक्ट पूछा है नहीं, कॉन्सेप्ट भी उन्होंने पूछा हुआ है। एक कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी कोई भी है, एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक होता है। एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक होता है। कृष्ण पिंड से विकिरण परावर्तित नहीं होता है, पहला कथन है। दूसरा है कि कृष्ण पिंड उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बी हो जाएगा। दोनों सही है। अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, अर्थात कुछ भी परावर्तित नहीं करता, और उच्च तापमान पर अत्यधिक ऊर्जा भी विकिरित करता है। इसके लिए इसका दोनों का दोनों सही हो जाएगा। आवेशित धात्विक गोले एक गोला है जो मेटल का है और यह आवेशित है, इस पर कोई भी चार्ज है, कोई भी इस पर चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक से है या 12th फिजिक्स का पहला टॉपिक है। तो Q बराबर 0 होगा इसके अंदर, क्योंकि बाहरी सतह पर ही चार्ज होता है, अंदर में इसके कोई भी चार्ज नहीं होगा। Q बराबर 0 होता है इनसाइड किसी भी गोला के। आपने किसी वीडियो में देखा है कि गोला चार्ज रहता है, उसको टच करते ही सारे बाल सर के ऊपर उठ जाते हैं, तो उसी वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। गॉस के नियम की भी चर्चा करते हैं इसमें बंधुओं, गॉस के नियम की भी चर्चा करते हैं। गॉस के नियम से पेपर 1 में भी सवाल पूछा था। चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थिर होते हैं, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है। आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थिर होते हैं, आंतरिक सतह पर Q बराबर, Q का मतलब चार्ज हो गया, वो 0 होता है। तो ये गॉस का भी नियम है, गॉस का नियम है, इसे भी याद रखिएगा। 19 नंबर पर चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है आपको, और उसके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पर धातु का कार्यफल वर्क फंक्शन को दर्शाता है, फंक्शन को। यदि hv जो है वो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। फोटोन की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यह यहाँ पर कहा गया है। फोटोन की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, न कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस एक लाइन के आधार पर आप तीसरे को अगर काटते हैं तो आपका आंसर बी निकल करके आता है कि पहला और दूसरा तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ती है, न कि फोटोन की तीव्रता के बढ़ने से बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही दिया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 12th फिजिक्स का सवाल है। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में संचरित होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग होती, वेव्स, जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं, लाइट वेव, गामा वेव, सिग्मा वेव,
उनके बारे में सवाल है, उन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है। इसमें भी एक लाइन हम लोग काटेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं। लाइट हो गया, गामा रेज हो गया, अल्फ़ा रेज हो गया, या फिर इंफ्रारेड हो गया, यूवी हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पहला और तीसरा जो है इसका सही हो जाएगा। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा और संवेग वहन करती हैं, तो इसका पहला और तीसरा हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, साउंड वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही दिया हुआ है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा मन मस्तिष्क सही रखा जाए तो हल किया जा सकता है कठिन से दिखने वाले सवालों को भी। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न प्रकाशिकीय खोजों को कालक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। कब उनको खोजा गया उस आधार पर व्यवस्थित करें। वेरी 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 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भाई, इतना डिफ़िकल्ट। खोज के ईयर याद रखो, अब खोज का नाम ही याद रखने तक काफ़ी होता था, ये तो बिल्कुल ही जीके टाइप का सवाल हो गया। प्रकाश के तरंग सिद्धांत, देखिए इसका सबसे पहले अगर हम लोग आंसर की बात करें तो 21 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 1 3 4 हो जाएगा। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत जो हैं ये आपका कब ढूंढा गया है? तो 17वीं सदी में ढूंढा गया है। 1668 या 69 के आसपास में। कण सिद्धांत न्यूटन का, ये भी इसी के समय है लेकिन 1668 से पहले यह माना जाता है। व्यतिकरण जो है, जो थॉमस यंग का आप इंटरफेरेंस का सिद्धांत पढ़ते हैं, ये 1801 में ढूंढा गया है। और प्रकाश वैद्युत तो सबसे लेटेस्ट है गुरु, यह 1905 के आसपास का है। 1905 के आसपास का है, तो इस प्रकार से आप इसे लगा सकते थे। 4 3 भी अगर आप व्यवस्थित करते तो भी आप 2 ऑप्शन तो कम से कम छांट ले जाते, फिर आप न्यूटन और ह्यूजेंस में निकाल सकते थे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। डी ब्रॉगली परिकल्पना, ये सारे 12th के फिजिक्स से सवाल आए हैं गुरु। मॉडर्न फिजिक्स से, वो भी मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ते भी नहीं हैं जल्दी। डी ब्रॉगली परिकल्पना, कॉम्पटन प्रभाव, जीमैन प्रभाव और युग्म उत्पादन। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसको मैच करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी ब्रॉगली परिकल्पना पदार्थ तरंगों से संबंधित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। पदार्थ और तरंगे हो जाएगा। कॉम्पटन प्रभाव जो है ये हो जाएगा फोटोन का प्रकीर्णन जिसको कहा जाता है। उसके बाद से जीमैन प्रभाव जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो यह चुंबकों से रिलेटेड होता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, वर्ण रेखाओं का विभाजन। और युग्म उत्पादन आपका ये क्या हो गया? गामा किरणें जो हैं ये किस में बट जाती हैं? तो गामा किरणें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बट जाती हैं गामा किरणें। इसी को युग्म उत्पादन का सिद्धांत कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समानांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए उसके समानांतर क्रम में एक बहुत ही कम मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है, जिसको संट कहते हैं। SHUNT, संट कहते हैं। जब 12th का फिजिक्स पढ़ा ही रहा है आपको तो पढ़ ही लीजिए। अपघटन नियतांक और अर्धायु T1/2 का संबंध क्या है? इन दोनों का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो सवाल है लेम्डा वाला, ये रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ते हैं कि 1/2 जो है वो किस प्रकार से हो जाएगा, वहाँ से सवाल पूछा इन्होंने। अब फिजिक्स तो वाकई फिर से कठिन ही पूछा है। तो T1/2 बराबर 0.693 बाई लेम्डा होता है, यही इसका रिलेशन है। रिलेशन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्न से किस पर्यवेक्षण को समझाता है? तो बिग बैंग जो है वो क्या हमें बताता है कि ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार हो रहा है। सबसे पहले एक डॉट के आकार में पूरा ब्रह्मांड इनफाइनाइट डेंसिटी एंड इनफाइनाइट प्रेशर के साथ में जमा था।
जिसमें जब विस्फोट हुआ तो तब से यह फैल ही रहा है और चारों तरफ एक ही समान गति से फैल रहा है, समान प्रसार हो रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4H2 द्रवित करना। हाइड्रोजन को अगर इतना आसान रहता गुरु तो अभी तक हम लोग हाइड्रोजन सिलेंडर नहीं यूज कर रहे होते, बताइए आप मुझे। तो NH3 हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं गैसों अणुओं के बीच, उसी से तो तय होता है कि कोई चीज़ कितना जल्दी द्रवीकृत होगा और कितना जल्दी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किस मिशन के माध्यम से किया था? एक्जियोम 4 था, शुभांशु शुक्ला जी गए थे। उत्तल लेंस में यदि वस्तु को 2f फोकल लंबाई का 2 गुना पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक 2f पर और वस्तु के समान आकार की। इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर में लगभग सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में अधिकांश बादलों से मुक्त हैं और इसमें ओजोन परत हैं, ये कहा जा रहा है आपसे। मेसोस्फियर जिसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। यह हमारी रक्षा करता है क्योंकि ये उल्का पिंडों को जलाती हैं। बिल्कुल सही दिया हुआ है। कौन से कथन सही है? तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। प्रथम पीढ़ी में हमने SLB डेवलप किया, द्वितीय पीढ़ी में हमने ASLB डेवलप किया, उसके ऑगमेंटेड SLB जिसको कहा जाता है। तृतीय पीढ़ी में हमने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और उसके बाद से जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल को हमने डेवलप किया है। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइजोजोम्स को कहा जाता है। लाइजोजोम्स को कहा, जो शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किससे भरा होता है? अब अगली बार यही पूछेगा आपसे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट और मृत भागों को नष्ट करने का काम करते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोम जो हैं तो ये फट जाते हैं और कोशिका को पचा लेते हैं और कभी कभी तो यह खुद को भी पचा जाते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पिग आयरन कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग में 4% होता है, जो सबसे अधिक होता है। ये भी याद रखिए, अगली बार क्या पता यही पूछ रहे आपसे। निम्न से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स में DNA प्रतिकृति के दौरान RNA प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? DNA पॉलीमरेज 1 होता है ये। प्रोकैरियोटिक में DNA प्रतिकृति जिसको DNA रेप्लिकेशन के दौरान RNA प्राइमर को हटाने और उनकी जगह पर किसको लाने के लिए? DNA न्यूक्लियोटाइड्स भरने का मुख्य कार्य DNA पॉलीमरेज 1 ही करता है। इसको जरूर ही याद रखें। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न से किसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना जाता है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिकोइना वृक्ष होता है, क्योंकि अब पेड़ पौधे भी तो आते हैं जीव के क्रम में ही, इसीलिए इसको माना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 115 मीटर तक जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्न से किस में देखी जाती है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है इम्पेथियंस। इम्पेथियंस पौधे होते हैं जिनमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। हल्का सा छूने पर यह विस्फोट रूप से फटती है और इनके बीज जो होते काफ़ी दूर तक बिखर जाते हैं। इस पौधे की यह खासियत होती है। पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर हुए कुछ विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह विकल्प चुने जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हुआ हो। इनमें से कौन सा ऐसा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो फेरा टिकोरिया। इंडिगो फेरा टिकोरिया है। यह नील के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई किसी को नमक लाने की जगह बोल दो NaCl ले आओ, तो ये तो वही हो गया। इंडिगो फेरा टिकोरिया है जो भारत में जुड़ा हुआ है, इसको नील कहा जाता है। कितने सारे विद्रोह और क्या क्या नहीं हुए, है ना। अब अगली बार बस ये पूछ ले कि गांधी जी अफ्रीका में जिस घर में रहते थे उस शहर का पिन कोड क्या था, बस ये पूछ ले, फिर चैन से सारे बच्चे संन्यास पर निकलें। मतलब
नील की खेती, नील का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। सीरियसली ब्रो, इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन से वो व्यक्ति हैं? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम रॉक्सबर्ग हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उपयुक्त पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टोटीपोन्टेसी। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह अकेली पादप कोशिका प्लांट सेल जो संपूर्ण नए पौधे को विकसित करने की आनुवांशिक क्षमता इनमें होती है, इसे पूर्ण सख्तता या टोटीपेंटेस कहा जाता है। यह टिश्यू कल्चर का मुख्य आधार है। सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से हमारे अंगों का निर्माण होता है और अंग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर हरा सोना कहा है। ये बांस को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है? तो जूनोटिक रोग का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है यह कशेरुकी और मनुष्यों के बीच साझा रोग होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे सही इसका यही है, सबसे सही इसका यही होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब और अति संवेदनशील मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है? प्रकार 1 तत्काल और अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है? IgA, IgM, IgG या IgE इसमें दिया हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है, जिसका आंसर इसमें IgE हो जाएगा। IgE हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा मेंडेलियन वंशानुगति का नियम नहीं है? ये पूछा जा रहा है। 42 नंबर। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, युग्मकों की शुद्धता का जो नियम होता है। इसका आंसर हो जाएगा। मेंडल की जो वंशानुगति है मुख्य रूप से उसके 3 नियम होता है। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको क्या कहते हैं? प्रभुत्व का नियम। सेकेंड होता है पृथक्करण का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड जो होता है सेग्रीगेशन होता है सेकंड। थर्ड जो होता है स्वतंत्र अपघटन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से युग्मता का नियम संबंधित नहीं है। वॉटसन एंड क्रीक के द्वारा प्रस्तावित डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए के 2 तंतु इस प्रकार से चलते हैं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल चलते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ड्रोसोफिला को आनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस हर्ट मॉर्गन जो था उसने इसे लोकप्रिय बनाया था। TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलागोनास्टर जो फल मक्खी पर अपने प्रयोग के माध्यम से आनुवांशिक के गुणसूत्रीय सिद्धांत, जिसको क्या कहा जाता है? क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, को उसने सिद्ध किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। भागिए मत भारी भरकम शब्दों से, भारी भरकम बिना सुने हुए शब्दों से मत भागिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की वो सच्चाई बन गई है जिसे सारे BPSC के बच्चे भाग रहे हैं। मत भागिए, पढ़िए इन चीज़ों को, रुक करके देखिए कि ड्रोसोफिला जो लिखा हुआ है एलियन सा शब्द, इसका क्या तात्पर्य होता है। डिटेल में पढ़िए। भागेंगे तो कष्ट होगा, लगेगा कि कैसे करेंगे, और जब इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे महीने भर में आपको आसान लगने लग जाएगा ये सब शब्दावली भी। मुझे भी पढ़ाने में चैलेंजेस होते हैं क्योंकि बायोलॉजी हमारा भी बैकग्राउंड नहीं होता है। आपको भी इसको पढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा नाम, लेकिन आपको करना चाहिए। ठीक है। वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होता है अनुकूलन, एडॉप्टेशन कहा जाता है इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? कर्क रेखा का विचार करते हुए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोकारो, क्योंकि कर्क रेखा जो है लगभग में भारत के मध्य से गुजरती है और राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और जमशेदपुर झारखंड जो हैं वो इसके नीचे हैं। वो तीनों के तीनों स्टील संयंत्र जो हैं वो इसके नीचे हैं। बोकारो इसके ऊपर में स्थित है। बोकारो जो है ये इसके ऊपर में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बताइए किस प्रकार का सवाल था। इस्पात संयंत्र को कर्क रेखा और मकर रेखा से मिला करके पढ़ना पड़ेगा। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। मानसून
वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं। कारण दिया है क्योंकि वे सारे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों को दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर ए होना चाहिए। 48 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल देखिए क्या है। विशिष्ट सूकर कटक, समतल सतह की संरचनात्मक घाटी, चौड़ी अभिनीत घाटियाँ और हिस पर हिमनद। अब इनको आपको मैच करना है, सामने जो दिया हुआ है उससे मैच करना है। एक एक करके मैच करना शुरू की। तो हिस पर हिमनद को अगर हम केवल मैच करें, डी का केवल वन मैच करें कि यह हिमाद्री है, अगर इसको हम इससे मैच करें तो हमारा आंसर ए निकल करके आता है। ए निकल करके आता है, इसका आंसर ए निकल करके आता है। इसके अलावा इसको मैच करने का प्रयास कीजिएगा। निम्न से कौन से राज्य लगभग में समान आकृति के हैं? राज्यों की आकृतियों के बारे में पूछा गया तो उत्तराखंड और हिमाचल एक ही जैसे दिखते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर है कि सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। कौन से कथन सही नहीं है? सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, ये कह रहा है वेस्ट टू ईस्ट की ओर फैला हुआ है। भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। मध्य भाग में इसको महादेव की श्रेणी कहते हैं क्या? सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा है। सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा है, बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। सतपुड़ा श्रेणी विंध्यन श्रेणियों से लंबी है। विंध्यन की श्रेणी तो हमें गुजरात से लेकर के बिहार तक दिखती है, कैमूर तक दिखती है। क्या सतपुड़ा इससे ज़्यादा लंबी है क्या? ये आपसे स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए हैं। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से कथन सही नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाए सतपुड़ा की श्रेणियाँ जो हैं विंध्यन श्रेणी से लंबी है, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि विंध्य श्रेणी की लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है और सतपुड़ा की 900 किलोमीटर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न वर्षा और गतिशील मरुस्थली क्या है? तो निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र जो होता है उसको कहा जाता है। अगला है महानंदा, बागमती, कमला और घाघरा। शिवपुरी श्रेणी महाभारत की श्रेणी। उद्गम पूछा है आपसे, नाप्या नेपाल और सिक्किम के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? महानंदा दार्जिलिंग सिक्किम की पहाड़ियों से निकलती है। तो महानंदा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर डी, है ना। तो इसका तो डी हो जाएगा। बागमती कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के शिवपुरी श्रेणी से निकलती है। तो बागमती का नेपाल के शिवपुरी श्रेणी हो जाएगा। कमला कहाँ से निकलती है? नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो इसका बी हो जाएगा। और घाघरा नामपा नेपाल से निकलती है। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर कि बिहार के कितने जिले मुख्यालय का नाम उनके जिलों के नाम के समान है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ज़िले, क्योंकि बिहार में भोजपुर आरा, रोहतास का सासाराम, कैमूर का भभुआ, सारण का छपरा, वैशाली का हाजीपुर, पश्चिम चंपारण का बेतिया है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, नालंदा का बिहार शरीफ है। इसके अलावा जो 30 ज़िले हमारे पास बचते हैं उनके नाम उन ज़िलों के नाम पर ही है। जैसे दरभंगा का दरभंगा ही है, मधुबनी का मधुबनी ही है, पटना का पटना ही है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा सा सवाल था। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के बाद बिहार की स्थिति देशांतरीय विस्तार जो है वही रहा। तो बिल्कुल देशांतर तो पूर्व से पश्चिम वही है, ये इसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहला तो सही होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट से के बराबर घट गया है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 2 डिग्री 30 मिनट के बराबर का कम हुआ है, ये भी सही है। इसमें अविभाजित बिहार का 54.15% क्षेत्रफल सम्मिलित है। तो बिहार का लगभग में 14.15% ही है। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा? केवल सभी तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। निम्न से कौन से दून घाटी के पश्चिम में है? कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है? कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? कोटली दून है, कोटली द्वीन है। कोटली दून जम्मू क्षेत्र में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से उत्तराखंड के देहरादून के पश्चिम में पड़ता है। पाटली दून और कोट दून इसके पूर्व यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित देवताओं में से किसको ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऋतस्य गोपा किनको कहा गया है? तो यह कहा गया है वरुण को कहा गया है, वरुण को कहा गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोपा ब्रह्मांडीय कानून और नैतिक व्यवस्था ऋत का रक्षक माना गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो 57 का आंसर हो जाएगा व्यास और झेलम का क्षेत्र प्रदान किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइडेस्पीस झेलम के युद्ध में पोरस को बहादुरी से प्रभावित होकर के पोरस 7 फीट लंबा चौड़ा योद्धा था जिसने सिकंदर को पानी पिला दिया। उसकी वीरता से प्रभावित न होकर ना उसने केवल राज्य लौटा दिया बल्कि झेलम और व्यास के नदी के बीच जो जीते हुए क्षेत्र थे वो भी उसको सौंप दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशोक के उच्च अधिकारी उज्जैनी और तक्षशिला प्रशासनिक दौरा निरीक्षाटन में प्रत्येक 10 कितने वर्षों में जाया करते थे? अशोक के उत्तराधिकारी उज्जैन और तक्षशिला इसके निरीक्षण के लिए कितने सालों में जाया करते थे? 58 का आंसर हो जाएगा 4 सालों में, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा एक राजा कनिष्क से संबंधित थे? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अश्वघोष हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। 1 मिनट, ऊपर का आंसर 3 वर्ष होना चाहिए, 3 वर्ष होना चाहिए ना कि 4 वर्ष, 3 वर्ष हो जाएगा। नेट प्रकार का सवाल है ये गुरु, हिस्ट्री में इतने डीप नहीं पूछे जाते हैं। अश्वघोष हो जाएगा। महान बौद्ध दार्शनिक कवि बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं हमारे। कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबार में यह विराजमान होते थे। किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध की गवर्नरशिप प्रदान की गई थी? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, भिलसा के विजय पर, बी हो जाएगा 1292। जब जलालुद्दीन खिलजी ने भिलसा विदिशा पर सफल आक्रमण किया तो वहाँ के अपार धन संपत्ति लूटी और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने खुश होकर के उसको करा के साथ साथ अवध की सूबेदारी भी सौंप दी थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शासक बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर चुका था? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? खुसरव शाह के अंदर उसने काम किया था। खुसरव शाह इसका नाम जरूर याद रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा ही अद्भुत सा सवाल पूछा है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह और असफ खान ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया गया था? दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका चयन करना है आपको सही कूट से। ये भाषा कुछ सुनी हुई नहीं लग रही है आपको। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। मान सिंह और असफ खां हो जाएगा। मान सिंह और असफ खां इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राय किस क्षेत्र से संबंधित था? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? यह भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था। राय फसल की पैदावार की एक दर सूची शेड्यूल ऑफ क्रॉप रेट जो था उसको कहा जाता था, जिसका उपयोग प्रति बीघा उपज के आधार पर भू राजस्व तय करने के लिए किया जाता था। राय। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791, यह ASO का सवाल है। ASO मेंस का सवाल है। यह सेम सवाल पूछा गया था। बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791, कलकत्ता मदरसा 1781, कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1798, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो है ये राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और राधाकांत देव के प्रयासों से 1798 में नहीं बल्कि 1817 में स्थापित हुआ है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। निम्न से किसे पर्सिया ईरान के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में लॉर्ड वेलेजली के काल में भारत से भेजा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही जॉन मेलकॉलम और मेहंदी अली खां, इन दोनों को भेजा गया था। 1798 में भेजा गया था, ये भी याद रखिएगा। उसका 1799 में कैप्टन जॉन मेलकम को भेजा गया। सबसे पहले मेहंदी अली खान को 98 में और उसके बाद से 99 में कैप्टन जॉन मेलकम को भेजा गया था। वेलेजली के समय में फारस ईरान के शाह के दरबार में इनको भेजा गया था। किसके अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 ईस्वी में किया गया था? सिंचाई आयोग का गठन। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ के समय में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1901 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई के विस्तार और सुधार के लिए सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ कहा जाता है इनको, इनके समय में सिंचाई आयोग का गठन किया था 1901। किसके समय में? तो यह कर्जन का समय था। भारत में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म संप्रदाय को अशोक ने दान में दिया था? आसान सवाल हो गया यह तो। आजीवक संप्रदाय इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके जो प्रतिपादक थे मखली पुत्र का नाम आपने सुना होगा।
निम्नलिखित शासकों से किसने अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। हर्यक वंश के बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला शिशुनाग ने अवंती के प्रद्योत वंश को हरा करके उसे मगध साम्राज्य मिला लिया, जिससे मगध और अवंती के बीच 100 साल की पुरानी दुश्मनी राज्य को मिला करके खत्म हो गई। 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो 69 का आंसर हो जाएगा भागलपुर। यह भी ASO एग्जामिनेशन मेंस में सवाल पूछा गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, प्रफुल्ल चाकी की मौत हो गई थी। दिसंबर 1863 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 71 का आंसर हो जाएगा। आनंद मोहन बोस महोदय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस महोदय कर रहे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान एक बार वर्ष में टकराने से हमें परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी? ये कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। और यह किन्होंने कहा था? तो यह एक ही आदमी थे जो इतने निडर और निर्भीक तरीके से बोलते थे, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशन के रूप में जाना जाता है? ये सारे स्पेक्ट्रम के सवाल हैं गुरु। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्जन का यह काल है। कर्जन के काल को मिशन, ओमिशंस एंड कमीशन के नाम पर जाना जाता है। बहुत सारे कमीशन, बहुत सारे मिशन गठित किए गए थे। 1916 का लखनऊ पैक्ट बड़ा ही अद्भुत सा है। मैं बच्चों से सवाल भी लिखवाता हूँ आंसर राइटिंग के दौरान। अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं अचीवर ग्रुप से। उसमें डेली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग MCQ का 72 BPSC के लिए। जिस प्रकार से आप टेस्ट देते हैं ना, ऑप्शन लगाते हैं, फिर मार्क्स आपको दिखाता है, उसी प्रकार से। ठीक है। इसमें गर्म दल और नरम दल के पुनः विलन के रूप में चिन्हित किया गया। तो ये तो सही जैसा प्रतीत हो रहा है, सही चुनना है। लखनऊ अधिवेशन में बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट का प्रभुत्व था। ये भी सही प्रतीत हो रहा है क्या? संवैधानिक सुधार योजना हेतु कांग्रेस एवं लीग में समझौता हुआ। फिरोज शाह मेहता इस सत्र में सम्मिलित हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 सही है। चौथा जो है वो यहाँ पर गलत लग रहा है, क्योंकि फिरोज शाह मेहता जो 1915 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई? किस महीना में? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जुलाई में। 19-20 जुलाई 1905 को किया गया था। गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? लाला हरदयाल थे जो गदर पत्रिका प्रकाशित कर रहे थे। और पता ही होगा गदर आंदोलन से जुड़े हुए सैन फ्रांसिस्को से। तो सबसे पहले इसको उर्दू में प्रकाशित किया गया था। उर्दू में किया गया। इसके बाद इसको गुरुमुखी, जो पंजाबी भाषा होती, सिखों में जो भाषा देखते हैं आप, उसके बाद उसमें प्रकाशित किया गया था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। बी आंसर हो जाएगा। कभी लाल किला म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पर आपको गदर आंदोलन की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। 77 नंबर है। वैंकूवर जाने हेतु कामागाटा मारू जहाज़ को किसने किराए पर लिया था? तो 77 का आंसर हो जाए गुरदीत सिंह ने लिया था। गुरदीत सिंह। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय ठेकेदार बाबा गुरदीत सिंह 1914 में भारतीय प्रवासियों को कनाडा वैंकूवर ले जाने के लिए जापानी जहाज़ को उन्होंने किराए पर लिया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु क्या थी? 78 का आंसर हो जाएगा। 45 वर्ष उनकी आयु थी। मैंने बोला ना, अगली बार पूछेगा महात्मा गांधी जहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहते तो वहाँ का पिन कोड क्या था, और आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45 वर्ष। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आप ऐसे निकाल सकते थे 1869 से कब लौटे? 1915। इस दौरान आप कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। फैक्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान देते तो निकाल लेते एग्जाम में। निम्न से किसकी मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ही हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है। अगर ये जिंदा रहते तो असहयोग आंदोलन कुछ और ही होता, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। इनको कंधा देने के लिए गांधी जी भी गए थे। गांधी जी और तिलक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी गए, उन्होंने इनको कंधा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सच्चा सिपाही आज हमारे बीच से चला गया। 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त को मनाया गया था। 16 अगस्त को मनाया गया था।
भारत के संविधान में निम्न से किस क्रम में रखा गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस क्रम में रखा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में उल्लेख है। क्या यह आसान सवाल है? बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा राज्य के नामों का परिवर्तन, क्योंकि आर्टिकल 3 में ही है यह। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143 इसका आंसर हो जाएगा। 2143 इसका आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25-26 से मिलता है। फिर आपको भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में मिलता है, कहाँ पर? तो 312 के आसपास। फिर आपको राष्ट्रपति शासन 352 और 356 में आपको मिलता है राष्ट्रपति शासन और नेशनल इमरजेंसी की बातें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान का 93 संशोधन निम्न में से संबंधित है किससे? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2005 में यह लाया गया था और संविधान में 15(5) आर्टिकल जो है उसको जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा, अगली बार आपसे यही पूछेगा। आर्टिकल 280 भारत का निर्वाचन आयोग, बिल्कुल भी गलत। 324 में है भैया भारत का निर्वाचन आयोग। 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 वित्त आयोग। केवल और केवल क्या सही है? कौन से सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है। दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दीजिए तो सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है। दूसरा सही है 315 में यूपीएससी की बात की गई है बंधुओं। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी लेखक के पुस्तक कौन है? तो रजनी कोठारी महोदय का है यह। इसका आंसर डी हो जाएगा। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी भारत के राजनीति का बहुत ही शानदार किताब माना जाता है। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? संविधान का पूर्वावलोकन करने के लिए कि भाई संविधान सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर के 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान किया गया था। क्योंकि उससे पहले हुआ क्या था ना, एम एन वेंकटचलैया समिति इसको कहते हैं। हुआ क्या था कि बहुत सारी सरकारें जो हैं वो गठजोड़ की सरकारें बन रही थी। प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा हो ही नहीं रहा था। कितने ही सरकार आए, 2-2, 3-3, 4-4 साल चल रहे थे। इसलिए हमने देखा कि कहीं संविधान में तो कोई गलती नहीं है ना। तो इसके लिए एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता। बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। 86 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ऐसे कैसे कर देगा? इसका आंसर ए हो जाएगा और व्याख्या भी सही दिया हुआ है। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति अधीनस्थ विधायन सार्वजनिक उपकरणों की समिति, यहाँ पर आपको मैच करने को दिया जा रहा है। क्या यह कॉम्प्लेक्स है? थोड़ा सा तो कठिन हो सकता है, बड़ा बड़ा सवाल है भाई। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो डी का 4 आप मैच कर सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र, तो डी का 4 देखिए किसमें है? इसमें है और इसमें है। बाकी ये दोनों तो कट ही गए। ठीक है, डी का 4 इन दोनों में है। फिर आप देखिए कि लोकलेखा समिति को आप किससे मैच कर सकते हैं? तो लोकलेखा समिति को जो हम मैच करते हैं विनियोजित लेखा की परीक्षा के लिए, कैग की मदद करती है। कैग इसका मददगार होता है। तो बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 इसमें दिया हुआ है सी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा भाइयों बहनों। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 इस प्रकार से निकाल सकते थे आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो यह दूसरा कारण गलत दिया हुआ है। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है यहाँ। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर ए तो सही है लेकिन रीजन गलत दिया हुआ है यहाँ पर। मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी प्रकार से आपके सवाल में आ सकता है नीतीश सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतीश कुमार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा उसका। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और सही पूछे गए हैं आपसे। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान के लिए मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ही सही दिए हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पंचायतों में एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 डी में किया गया है। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है ये। जनवरी 2015 में निम्न से कौन सा एक नीति आयोग का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था? किन्हें नियुक्त किया गया था? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर को नियुक्त किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला सवाल है कि भारत में निम्न से कौन सी एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है। 92 नंबर है, कर सुधारों से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापोड़वाला की कमेटी जो है यह पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो होती है उससे संबंधित तारापोड़ समिति जिसको कहा जाता है, न कि यह कर सुधारों से जुड़ी हुई है। बाकी चलैया और केलकर समिति जो है ये सब के सब कर सुधारों से जुड़ी हुई है। निम्न से कौन एक इंगित करता है कि भारत एक तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन, FDI की बढ़ोतरी, सारे के सारे ही इसका आंसर हो जाएंगे। निम्न से कौन एक भारत के सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए योगदान का संचालन कारक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आधारभूत उद्योगों की कमी ये यहाँ पर नहीं होगा। इसका आंसर A, B और C जो हैं वो इसके कारक हैं, D इसका नहीं हो पाएगा। उस स्कीम को चुनिए जो भारत में वित्तीय समायोजन से संबंधित नहीं है। वित्तीय समायोजन से संबंधित नहीं है, 95 का आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री सुरक्षा योजना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी ये तीनों समावेशी विकास को इंगित करते हैं। जुलाई 2005 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर क्या थी। यह जुलाई 2005 पूछ लिया इन्होंने, किस हिसाब से पूछा है वी डोंट नो। इसका जुलाई 2025 पूछ रहे थे या 5 पता नहीं, लेकिन इसका आंसर C होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4.8%। बाकी आयोग ही इसका सही आंसर बता सकता है। निम्न से कौन एक किसी देश की आधारभूत संरचना का उदाहरण नहीं है, निजी मकान। तो निजी मकान आधारभूत संरचना नहीं होता है। टेलीकम्युनिकेशन, यातायात, सार्वजनिक सब से सड़कें इत्यादि जो होती हैं ये सब के सब देश का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगला सवाल है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार नामित स्मार्ट सिटी की संख्या बिहार में कितनी है। तो 4 हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 1106 है, इसका आंसर D हो जाएगा, 1106 है। बिहार में मुख्य फसलें क्या हैं। तो चावल, गेहूं, मक्का जो हैं बिहार की मुख्य फसलें हैं। तो 100 का आंसर A हो जाएगा। 100 सवालों को हमने हल किया है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो क्या ऐसा आएगा 72 BPSC का सवाल, 72 BPSC क्या ऐसा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे एक लेवल अप होगा। और पिछली बार जो हमने पेपर सॉल्व किया सेकंड स्टेज का, उसके विज्ञान के सवाल जो होंगे उससे निम्न स्तर का सवाल होगा, यानी कि इनके बीच का स्तर का सवाल होगा ये। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।